डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव अभी हैं क्या इसमें? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव हैं गुवाहाटी से, उनकी एक क्वेरी थी, और आरोग्यम आयुर्वेदा है उनकी एक क्वेरी थी कि कैन वी सजेस्ट सर्जिका क्षार और यवक्षार इन एसिडोसिस। ठीक है, तो कि एसिडोसिस कंडीशन में क्या हम लोग ये चीजें यूज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर एलोपैथी की हम बात करते हैं तो एलोपैथी वाले क्या करते हैं, जितनी भी एसिडोसिस कंडीशन होती है। आवाज नहीं आ पा रही है? एम आई ऑडिबल? यस बस क्लियर है, तो आवाज अभी क्लियर है किसी आपकी। का मैसेज आ रहा है कि मे बी उनका नेटवर्क इशू हो, बट इधर तो क्लियर है। डॉक्टर रवि सर, आपको आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर रवि सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी भी आवाज पहुंच नहीं पा रही है शायद। डॉक्टर रवि देवान सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? रंजीत जी, शायद वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, आवाज तो आ रही है, कुछ लोगों को शायद उधर से नेटवर्क इशू है, मे बी इसकी वजह से ना आ रही हो। बाकी ओके, हाँ, बाकी लोगों को तो आ रही, मुझे भी बहुत क्लियर है। ठीक है, ऑडिबल ठीक है, है। ऑडिबल है बहुत क्लियर। ओके, ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि एसिडोसिस कंडीशन में क्या होता है एलोपैथी में, एसिडोसिस के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, सोडा बाइकार्ब यूज करते हैं। सोडा बाइकार्ब यूज करते हैं कितने एमजी में? 500 एमजी में या फिर 1000 एमजी में, और वो भी कैसे, टीडीएस डोज में करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें उसका सब्स्टिट्यूट आयुर्वेदा में देखना। देखिए, बेसिकली सोडा बाइकार्ब जो नाम है, तो आयुर्वेदा में अगर बात करते हैं तो सर्जिक क्षार का ही नाम है वो। ठीक है, तो सोडा बाइकार्ब एक मतलब एक तरह से कह लीजिए इंग्लिश नेम हो गया है, और सर्जिका क्षार उसको आयुर्वेद में कहते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है डोज की। तो जैसे वो लोग 500 mg या 1000 mg तक यूज करते हैं टीडीएस डोज में, तो वैसे ही हम भी यूज कर सकते हैं। कितना? 375 mg से लेके 1.5 ग्राम। ठीक है, तो इसकी डोज कितना हुआ? 375 mg टू 1.5 ग्राम। और ये क्या है, मतलब डेली डोज है। ठीक है, बट देना क्या है हमें, एक सिंगल डोज में नहीं देना है, ये डिवाइडेड डोज में हमें देना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं सारे लोग? ऑडिबल है सबको? जी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ, वो सब आवाज क्लियर है, सबको है, ऑडिबल है। ओके, ओके। तो पहला क्वेश्चन जो था कि सज्जी क्षार की जगह, मतलब हम सज्जी क्षार यूज कर सकते हैं क्या सोडा बाइकार्ब की जगह? यस, सोडा बाइकार्ब को ही सज्जी क्षार कहा गया है। ठीक है, तो वो हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी डोज के बारे में अगर मैंने भी बता दिया है अभी, 375 mg टू 1.5 ग्राम। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आरोग्यम आयुर्वेदा की तरफ से कि इफ वी वांट या प्लान टू ट्रीट सीकेडी पेशेंट, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेंटर। ठीक है, तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ट्रीटमेंट पेशेंट को देना चाहते हैं। अगर आप ओपीडी बेसिस पे पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं विदाउट पंचकर्मा, तो आपको नॉर्मली मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप पंचकर्मा करना चाहते हैं तो देखिए, उसके लिए आपको पंचकर्मा टेबल चाहिएगी। ठीक है, आपको एक स्टीम चैम्बर चाहिएगा, और स्टीम चैम्बर के साथ कई बार नाड़ी स्वेद वाला भी मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा। ठीक है, बाकी शिरोधारा पॉट वगैरह भी चाहिए, मतलब जो पंचकर्मा का सामान होता है वो आपको चाहिएगा। प्लस जैसे वस्ती वगैरह देंगे तो वस्ती पॉट वगैरह आपको चाहिएगा। ठीक है, और मतलब काफी सारे ये मटेरियल्स हैं एक्चुअल में। आरोग्यम आयुर्वेदा वाले अगर ऑनलाइन है तो एक बार मुझे बताना चाहेंगे कि आप मतलब क्वेश्चन जो था किस टाइप से था, जैसे क्या आप बेसिकली पूछना चाह रहे हैं? अभी शायद ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं हेलो कि सर, एक। नमस्कार। हाँ, प्लीज नमस्कार। मैं नहीं पूछा क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मैंने पूछा आपको, ये वाला सेंटर वाला। आपका नाम है? हेलो सर, आप? हाँ जी सर, मैं डॉक्टर जसप्रीत कौर बोल रही हूँ। जी, जी, बताइए बताइए डॉक्टर हेलो सर, साहब। आपको आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि अगर यस, मान यस, लें हम आवाज आ अगर रही है मेरे को, बताइए। कुछ प्लान,
हाँ जी, कि अगर हम प्लान करना चाहें कि हम किडनी पेशेंट को भी एंटरटेन कर सके या उनकी कुछ सहायता कर सके, तो हमें बेसिक मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हाँ, देखिए सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले क्या है, मेन जो है डायग्नोसिस है पेशेंट का। ठीक है, कि डायग्नोसिस सबसे पहले कि हमें डायग्नोसिस करना है पेशेंट का कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है, कौन कौन से दोष इन्वॉल्व है, कौन कौन सी स्रोतस इन्वॉल्व है। ठीक है, वो सारी चीजें देखने के बाद में आपने अगर फाइनल डायग्नोसिस बना लिया तो उसमें दूसरा पार्ट आता है ट्रीटमेंट का। ठीक है, ट्रीटमेंट में भी फिर पार्ट आता है दो तरह का ट्रीटमेंट, शोधन ट्रीटमेंट, शमन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो शोधन ट्रीटमेंट एक साथ नहीं करता है कोई भी, पहले शमन ट्रीटमेंट हम लोग चलाते हैं, ओरल एंटीबायोटिक मेडिसिन, वो सॉरी ओरल मेडिकेशंस वगैरह। ठीक है, और ओरल में भी क्या, जैसे कि कैप्सूल हो गया, वटी हो गया, चूर्ण हो गया। ठीक है, फिर लिक्विड मेडिसिन होती है, कई काढ़े वगैरह जैसे हो जाते हैं आपके। ठीक है, प्लस उसके साथ में कई बार क्या होता है, हम लोग पंचकर्मा भी साथ साथ देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर मैंने जैसे अभी बताया आपको क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, वो सारी चीजें हैं। अगर इसमें कुछ आप डिटेल्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइए। और सर सॉरी, मैं ना कुछ भी सुन नहीं पाई क्योंकि मेरे यहाँ का नेटवर्क ही चला गया था। मैंने अभी दोबारा से जूम में एंटर करके दोबारा से री लॉग इन किया है सर। ओके ओके डॉक्टर साहब, आपको ना फिर हम एक बार दोबारा से बता देंगे। ठीक है, या आप पर्सनली मेरे को कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं और मैं आपका हाँ आंसर जी करने सर, की मैं इसी समझती हूँ सर। कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ जी सर। ओके ओके। ठीक है, तो बाकी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, डॉक्टर रवि कुमार प्रजापति जी हैं कि हाउ से भल्लातक एंड इट्स प्रिपरेशन, मतलब कि भल्लातक वाली जो प्रिपरेशन है कि वो कितना सेफ रहती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मतलब डॉक्टर्स क्या है कि जैसे ऐसे कोई सेशन होते हैं तो उसमें मेडिसिन का नाम याद कर लेते हैं और लगातार 6-6 महीने 8-8 महीने तक पेशेंट को मेडिसिन देते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें कभी भी क्या करना है कि ऐसी कोई मेडिसिन को लगातार यूज नहीं करना है। ठीक है, लाइक जैसे कि भल्ला तक की अगर बात करते हैं तो भल्ला तक का कोई भी योग आप ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने तक लगातार देते रहेंगे। तो हमें इनिशियली क्या करना है, जैसे बात आती है कि भाई भल्ला तक का योग हमें यूज क्यों करना है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि पुनर्नवादी गुग्गुल जो टैबलेट आती है उसमें भल्ला तक होता है। ठीक है, बाकी जो वरुणादि क्वाथ है, ठीक है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, किडनी पेशेंट्स में और स्टोन के पेशेंट्स में भी काफी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो वरुणादि क्वाथ में भी भल्ला तक मतलब डाला जाता है। ठीक है, तो भल्ला तक का जो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि वरुणादि क्वाथ या फिर पुनर्नवादी गुग्गुल की बात करते हैं तो उसमें इसका भल्ला तक का रोल आता है। तो उसको हम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं और कितना सेफ होता है, कितने लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए कोई भी अगर ऐसी मेडिसिन आती है, ठीक है, जो मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि अगर भल्लातक की बात करते हैं, अगर वो शुद्ध फॉर्म में हम यूज नहीं करते हैं, वो एज अ पॉइजन वर्क करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका शुद्ध रूप में हमें यूज करना है। ठीक है, शोधन करने के बाद ही हमें उसको यूज करना है। प्लस दूसरा, हमें कभी भी उसको 1 से 2 महीने से ज्यादा मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना है। ठीक है, वंस आपने मतलब कि 1 से 1.5 महीने यूज किया, फिर उसको 15 to 20 डेज के लिए स्टॉप करेंगे, फिर देन फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसी मेडिसिन के लिए नहीं बता रहा हूँ, जितनी भी मान लीजिए आप मेटल वाली मेडिसिन होती हैं, या फिर ले लीजिए कि जैसे आप आरोग्यवर्धिनी की अगर बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 8 से 10 महीने लगातार पेशेंट को आरोग्यवर्धिनी देते जा रहे हैं। हमें बीच बीच में ना गैप देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मतलब लाइक कह लीजिए कि स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, तांबा भस्म, या जितनी भी मतलब मेडिस ये क्या कहते हैं मेटल्स वाली चीजें हैं या गोल्ड सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो इनसे क्या है, लिवर और किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और इसी को ही एक मतलब मेन क्राइटेरिया बना के एलोपैथी वाले हम पर बार बार वार करते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि इनकी आयुर्वेद वालों की दवाइयां खाने से लिवर और किडनी डैमेज होते हैं। ठीक है, वो डैमेज कैसे होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम भस्म औषधि यूज करते हैं, औषधि वगैरह यूज करते हैं, उनकी टी का डोज का प्रॉपर आइडिया नहीं होता है। प्लस कई बार कि लॉन्ग टाइम तक हम पेशेंट को देते रहते हैं, कि जैसे आयुर्वेद में एक मिथ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइप से हम मेडिसिन को क्या है कई बार लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहते हैं। पेशेंट एक बार आपकी ओपीडी में आया, ठीक है, तो उसको पता चला कि 4 महीने 6 महीने 1 साल तक मतलब मेडिसिन आप खिलाए जा रहे हैं, उसका पता चला कि लॉस ऑफ मतलब सीएमडी हो गया पेशेंट का, किडनी श्रिंक कर गई पेशेंट की, या फिर कई बार क्या होता है कि लिवर डैमेज होने लगा पेशेंट का। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है।
ठीक है। तो इनिशियली क्या करना है, 1 से 1.5 महीने देना है। उसके अगर कोई मतलब पेशेंट में सिम्टम्स वगैरह आते हैं या कुछ मतलब हमें स्टॉप कर देना है उसको, 1.5 महीने देखने के बाद फिर स्टॉप करना है, फिर उसको स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हमें यूज करना है। ऐसा नहीं है कि लगातार हम 4 से 6 महीने पेशेंट को एक ही मेडिसिन यूज कराते रहेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि डॉक्टर राजेंद्र हैं, विच पेन किलर इज सेफ इन किडनी पेशेंट्स। ठीक है, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है बेसिकली कि किडनी के पेशेंट जितने भी होते हैं तो उनमें हम कोई भी ऐसा नहीं है कि पेन किलर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे मेन बात क्या रहती है, जितने भी हमारे क्वैक्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं या फिर कह लीजिए मतलब छोटे कस्बे वगैरह में, गांव देहातों में, मतलब जो बीएमएस डॉक्टर नहीं है या फिर कह लीजिए कि नॉन मेडिको हैं, वो क्या करते हैं पेन के लिए एक साथ जैसे कि डाइक्लोफेनेक हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया, या फिर आप कह लीजिए निमोसलाइड हो गया, पैरासीटामोल, आइब्रोप्रोफेन हो गया। ठीक है। ये एक मतलब कॉमन मेडिसिन हैं जो हर एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देगा अगर किसी ने कहा कि मेरे को पेन हो रहा है। क्योंकि देखिए पेशेंट को पता है कि मैं किडनी का पेशेंट हूँ, बट जिस डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहा है, जो जहां भी गांव देहात में, तो उसको नहीं पता है कि किडनी के पेशेंट्स में क्या हमें देना है क्या नहीं देना। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि किडनी के पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द किडनी पेशेंट्स तो कई बार ऐसे डायग्नोज होते हैं कि वो मतलब रेगुलर बेसिस पे डाइक्लो पैरा ले रहे थे या नीमो पैरा ले रहे थे, तो लगातार 3 से 4 साल लेने के बाद में उनकी किडनी डैमेज हो गई। मेरे ही कई नोन टू हैं ऐसे पेशेंट कि जो उनको थोड़ा बहुत सर में दर्द रहता था, तो सर में दर्द रहने पे वो क्या करते थे कि कॉमन होती है गांव देहातों में, तो वो उन्होंने क्या किया कि हर हफ्ते करते। ठीक है। तो पेशेंट ना तो शराब पीता है ना गुटखा खाता है। ठीक है। ना फिर कोई ऐसा नॉनवेज वगैरह खाता है और कोई बाहर का खाना पीना भी नहीं रहता है पेशेंट का। बट पेशेंट ने लगातार 4 साल के करीब वो हरे पत्ते वाली गोली खाई। कभी मतलब या तो कह लीजिए फैमिली में टेंशन बाजी हुई, उसके चक्कर में हरे पत्ते वाली गोली खाई। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका किडनी फेलियर हो गया। ठीक है। हालांकि अभी उन्होंने ट्रांसप्लांट वगैरह भी सब कुछ करा लिया है, अभी पेशेंट फिट है एकदम। बट देखिए ऐसा होता है कि लोगों को आइडिया नहीं होता है कि हमें क्या मेडिसिन मतलब हमें नुकसान कर सकती है। तो हम अगर पेन किलर की अगर बात करते हैं, तो अगर कोई किडनी पेशेंट है, मतलब डिटेक्ट हो गया है कि इसकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आयुर्वेदा की अगर हम बात करते हैं, तो आयुर्वेदा में जो सेफेस्ट मेडिसिन है, तो हम क्या देंगे उसमें, सूल वज्रनी वटी देंगे। ठीक है। क्या देंगे, सूल वज्रनी वट्टी देंगे। ठीक है। और या फिर क्या है, अभी जैसे हेम्प वाली कुछ मतलब फॉर्मुलेशंस भी मार्केट में आ चुकी हैं, तो हम क्या दे सकते हैं उसको, त्रिलोक्य विजयावटी दे सकते हैं। ठीक है। वो हेम्प की एक प्रिपरेशन है, तो त्रिलोक्य विजयावटी भी दे सकते हैं हम उसको। ठीक है। बाकी अगर एलोपैथी की अगर बात करते हैं, तो एलोपैथी में जैसे कि ट्रमाडोल उनके लिए सेफेस्ट ड्रग है, अल्ट्रासेट नाम से आती है, तो ट्रमाडोल उसमें है, या फिर एसिटोअमीनोफेन। ठीक है, वो दे सकते हैं। या फिर अगर बात करते हैं हम जैसे कि पैरासीटामोल। ठीक है। तो पैरासीटामोल वो भी एक सेफेस्ट है। सिग्नल ड्रग हमको उनको देना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉम्बिनेशन वाली ड्रग हम पेशेंट को देनी है। ठीक है। तो ये डॉक्टर रवि कुमार प्रजापति जी था, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र जी का क्वेश्चन था, तो उनका ये आंसर था। बाकी एक क्वेश्चन आया था आरोग्यम आयुर्वेदा से, इफ पेशेंट रिपोर्ट्स सजेस्ट ही या शी इज गोइंग टुवर्ड्स सीकेडी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, व्हाट प्रिवेंटिव स्टेप्स वी हैव टू टेकन और व्हाट शुड बी गिवन फॉर रिग्रेशन ऑफ डिजीज। ठीक है। तो देखिए इनका क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक ओल्ड एज पेशेंट है, ठीक है, और हमें पता चल रहा है कि उसकी किडनी डैमेज होने की तरफ है। ठीक है। तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि डिजीज प्रोग्रेशन की जगह रिग्रेशन में आए। ठीक है। मतलब हम उसे रोकथाम के क्या उपाय बता सकते हैं। ठीक है। या उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बात आता है कि ओल्ड एज की डिजीज है अगर, तो ओल्ड एज में जाहिर सी बात है कि नेफ्रॉन डैमेज होते ही हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज 10% जो नेफ्रॉन्स हैं हर साल डैमेज होते हैं। ठीक है। बट वो जो डैमेज होते हैं मतलब वो हमारे जो बाकी बचे हुए नेफ्रॉन्स हैं उनका काम कवर अप करते रहते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, वो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो जो कवर अप करते रहते हैं उससे क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता है। ठीक है। बट अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का, ओल्ड एज पेशेंट है, उसका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो हमें उसमें क्या बचाव करने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या देखना है कि उसका थोड़ा फ्लूइड इंटेक कम करना चाहिए। फ्लूइड इंटेक कम क्यों करना चाहिए, फ्लूइड इंटेक कम करने का मेन कारण है कि देखिए किडनी का काम होता है फिल्टर करना।
ठीक है। तो किडनी का काम फिल्टर करना है। अगर हम पेशेंट को फ्लूइड ही कम देंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी किडनी पे लोड नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना है कि ओल्ड एज पेशेंट है, उसका कहीं कोई एसोसिएटेड अदर डिजीज तो नहीं है, लाइक बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ठीक है, या फिर थायराइड वगैरह तो नहीं है, या फिर कई बार हो सकता है मतलब मिनरल्स की, विटामिन की या फिर कमी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, इन सारी चीजों की वजह से भी किडनी डैमेज की तरफ जाती है। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल पेशेंट का बीपी मॉनिटर करना है, पेशेंट का मतलब शुगर वगैरह प्रॉपर मैनेज करके चलना है, और उनके मतलब रोकथाम के लिए क्या करना है, उनकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है कि प्रोटीन रिच डाइट को हमें कम कर देना है, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट उनको नहीं देनी है, अवॉइड करना है उन्हें प्रोटीन, है ना। प्रोटीन उन्हें कम से कम देना है, कोशिश करना है कि बिल्कुल मतलब बहुत लो अमाउंट में प्रोटीन दें, क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है कि प्रोटीन का ही एक बेस्ट प्रोडक्ट है क्रेटिनिन। अगर हम ऐसा कुछ खाते ही नहीं है जिससे हमारा क्रेटिनिन बढ़े, ठीक है, तो वो नहीं बढ़ेगा ब्लड में, ठीक है। तो हमें ओवरऑल क्या करना है, ग्लोमेरुलस पर लोड कम करना है। तो सबसे पहले सॉल्ट इंटेक कम करना है, जिससे बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से भी ग्लोमेरुलस डैमेज होता है, वहां नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं। दूसरा क्या करना है, नमक कम किया आपने, ठीक है, बीपी कंट्रोल किया आपने, ठीक है। तीसरा शुगर अगर पेशेंट को है तो शुगर कंट्रोल करना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, फ्लूइड इनटेक कम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस दूसरा डाइट का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। डाइट में क्या ध्यान रखना है, जैसे डाइट में हमें क्या करना है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं देनी है पेशेंट को, ठीक है। और प्लस दूसरा कि हाई पोटेशियम वाली चीजें भी नहीं देनी है। हाई पोटेशियम वाली चीजें मतलब कि जिसमें पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लाइक कि नारियल पानी वगैरह जैसे नहीं देना है, ठीक है। बाकी और क्या क्या नहीं देना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सारी चीजें उसमें और क्लियर करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आया था कि एक्चुअल में डाइट चार्ट क्या प्रोवाइड करना है, डाइट क्या क्या देनी है उसमें और क्लियर। आगे क्वेश्चन आता है डॉक्टर अफजल कुरैशी, इन्होंने क्वेश्चन किया था कि हिकअप्स के लिए पर्टिकुलर कोई मेडिसिन है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि हिकअप्स क्यों आते हैं हमें, ठीक है। तो हिकअप्स आते हैं कि हमारे जो प्लूरा मतलब सॉरी जो हमारी क्या कहते हैं थोरैक्स के और जो हमारा एब्डोमेन है इसके बीच में जो एक होती है पेरिटोनियल कैविटी, सॉरी डाइफ्राम होता है ना, जो डाइफ्राम होता है, तो डाइफ्राम का मतलब बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स की वजह से क्या होता है, अगर डाइफ्राम इरिटेट हो जाता है किसी भी कारण से, ठीक है, तो उसकी वजह से वो वोकल कॉर्ड पे बार बार प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से क्या है हमें हिक्कप्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो ठंडा पानी लेना है, ठीक है। और अगर देखिए मेडिसिन की बात करते हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज आती हैं, कैस्टर ऑयल को हनी के साथ में लेना है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वो इरिटेशन हो जाती है, ठीक है, डायफ्राम की, उसकी वजह से होता है। तो उसमें मतलब या तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे वो आता है एक टंग डिप्रेसर आता है, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं आप, मतलब स्पून लेके जो हमारे जीभ होता है तो जीभ में अंदर डाल के उसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी कई बार हिचकी बंद हो जाती है, ठीक है। या फिर मेडिसिन की बात करते हैं तो 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेके उनको मिक्स करके उसको थोड़ा थोड़ा चाट सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर मॉडर्न की बात करते हैं तो बैक्लोफेन, लायोफेन, ये सारी टेबलेट्स आती हैं, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग अपना, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर माहौर है, तो उन्होंने पूछा था कि हाँ सोरेसिस बॉस, का ट्रीटमेंट। बॉस एक अभी मैसेज में क्वेश्चन आया हुआ था डॉक्टर एकता का कि हाँ 5 ईयर का बेबी है जिनको हाइपर एल्बुमिनेमिया हो गया है, तो उसकी वजह से उनको 5 साल का बेबी है। रिटेंशन। हाँ हाँ 5 साल का बेबी है, रिटेंशन है, यूरिन यूरिन में रिटेंशन भी है और हाँ एल्बुमिन भी आ रहा है उसके यूरिन में, तो क्या हाँ। ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्या है कि अगर एल्ब्यूमिन लीक कर रहा है बच्चा, इट मीन्स की प्रोटीन है वो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उसका प्रोटीन एनालिसिस प्रॉपर कराना है एल्ब्यूमिनिरिया के लिए, कि उसका कितना अमाउंट में मतलब आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों में क्या होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ये सारी चीजें होती है। अगर उसका प्रोटीन लॉस जो हो रहा है अगर लेस देन 3.5 है, ठीक है, या फिर मोर देन 3.5 है, तो वो हमें सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। प्लस दूसरा क्या है, उनका एक अल्ट्रासाउंड
ठीक है, बच्चे का जो किडनी साइज है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चों में कॉमन होता है, ठीक है, तो उसका कॉज क्या है, कई बार इडियोपैथिक भी रहता है। तो एक बार उनकी सारी डिटेल्स आप शेयर करिएगा। और अगर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले मतलब हमें देखिए पेशेंट में अभी सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, एक बार मुझे ये बताइए। रंजीत जी, किसका सवाल था ये? डॉक्टर एकता, अगर जो आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो प्लीज यू कैन आस्क। डॉक्टर हेलो। एकता अवेलेबल है? हाँ जी, मेरी आवाज हेलो। आ रही है? यस यस प्लीज डॉक्टर। हाँ, आवाज आ रही ओके है। ओके। सर, वो बच्ची है 5 साल की और उसको जो है पिछले 1 महीने से पहले फीवर आ रहा था, जो हाँ। कि मतलब टाइफाइड था उसका। हाँ और हाँ। उसने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लिया था और वो ठीक हो गई थी उसके बाद अभी क्या हुआ है कि 5 दिन से उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आ रहा है। 1 घंटे में वो 5 से 6 बार जाती है। और कभी तो उसको थोड़ा सा हो जाता है, वरना वो कहेगी मम्मा यूरिन आ रहा है और हो नहीं रहा है। तो अल्ट्रासाउंड कल कराया था, हाँ अल्ट्रासाउंड डॉक्टर पूरा नॉर्मल है सर। बट ट्रेसेस में हाँ। यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है, ट्रेसेस में ऐसा बताया। ट्रेसिस में आ रहा है अभी? हाँ जी सर, हेलो। ट्रेसेस में एल्ब्यूमिन, हाँ, ट्रेसेस में एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट। अच्छा, ट्रेसेस में अगर एल्बुमिन आ रहा है तो देखिए कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि उसको कोई ना कोई यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार उनका यूरिन एनालिसिस वगैरह आप कराइए। ठीक है, अगर देखिए कई बार क्या है कि जैसे आपने बताया कि मतलब ड्रॉप वाइज यूरिनेशन हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो कई बार क्या होता है यूरिन में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे आपने पहले बताया कि फीवर आया था पेशेंट को, तो फीवर के बाद में अगर कोई भी सेप्सिस की वजह से कोई भी इन्फेक्शन मतलब अगर बॉडी में है, तो उस टाइम पे ये सारे सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो एक बार उनका यूरिन एनालिसिस आप कराइए और प्रॉपर पेशेंट का बॉडी वेट वगैरह सारी चीजें मेरे को आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली उसका मतलब सारा ट्रीटमेंट बता देता हूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। हाँ, तो डॉक्टर माहौर हैं, उनका एक क्वेश्चन आ रहा था, सोरियासिस का ट्रीटमेंट बताइए। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये सीकेडी का एक टॉपिक नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या है कि आयुर्वेदा से कोरिलेट करके हमें देखना है कि बेसिकली सोरियासिस होता क्या है। ठीक है, तो सोरियासिस को देखिए हम एक कुष्ठ या सिद्ध कुष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वात पित्तज है, वात कफज है, कौन सा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले पेशेंट को मतलब डायग्नोज करेंगे कि सोरियासिस है, तो पेशेंट में मतलब दोष आधिक्य किस चीज का है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि पेशेंट का जब हमने डायग्नोसिस कर लिया तो उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, क्या इचिंग मिल रहा है, बस डिस्चार्ज मिल रहा है, पैचेस हैं, कैसे हैं। ठीक है, फेस पर है, स्कैल्प पर है, कहाँ कहाँ पर है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज आती है अब इसका ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो वही देखिए सेम चीज आती है कि सबसे पहले निदान परिवर्जन। ठीक है, हो सकता है कि पेशेंट का अल्कोहल इंटेक ज्यादा रहता हो, उसकी वजह से ड्राइनेस आ रही हो। ठीक है, कई बार क्या है देखिए सोरियासिस को ऑटोइम्यून डिजीज में लिया गया है। ठीक है, कि ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब कि हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट एक्शन लेने लगती है, उसकी वजह से होती है। ठीक है, बट आयुर्वेदा में अगर बात करते हैं देखिए तो ऐसा नहीं है कि हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आयुर्वेदा में उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मतलब काफी लोगों को मैं भी ट्रीट कर चुका हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने वमन भी कराया है, पेशेंट्स को विरेचन भी कराया है, और कुछ ओरल मेडिसिन वगैरह भी देते हैं। तो उनमें से कुछ मेडिसिन वगैरह, क्योंकि प्रॉपर केस हिस्ट्री वगैरह नहीं है, तो मैं एक जनरल गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सोरियासिस के केस में बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम पेशेंट को क्या करा सकते हैं, अगर पंचकर्मा की अगर बात करते हैं तो हम उसको वमन करा सकते हैं। ठीक है, फिर हम पेशेंट को क्या करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं। विरेचन और वमन कराने के बाद पेशेंट को इतना ज्यादा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड आता है। ठीक है, तो अगर वमन और विरेचन की बात करते हैं, देखिए मैं मतलब टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं एक नॉर्मली आपको बता देता हूँ। विरेचन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 to 7 days मतलब अकॉर्डिंग टू द कोस्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो कोस्ट के अकॉर्डिंग हम 3 दिन 5 दिन या 7 दिन पेशेंट को क्या कराते हैं, घृतपान कराते हैं। ठीक है, घृतपान कराने के बाद में उसको एक अभ्यंगा देते हैं। ठीक है, अभ्यंगा देने के बाद उसको एक स्टीम देते हैं, और फिर उसको नेक्स्ट डे हम बुलाते हैं, पेशेंट को फिर अभ्यंगा देते हैं, फिर स्टीम देते हैं। ठीक है, अभ्यंगा और स्टीम देने का है लॉजिक क्या है, अभ्यंगा स्टीम देने का लॉजिक ये है कि पेशेंट ने जो घृत पिया
या तो 3 दिन पिया या 5 दिन पिया या 7 दिन पिया, तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो अक्यूमुलेट होके कहाँ आ जाते हैं, हमारे गट में आ जाते हैं। ठीक है, अब अभ्यंगा करने से क्या होता है कि थोड़ा मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, तो उनमें ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है और जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो ट्रेवल करके कहाँ जाते हैं, गट में आ जाते हैं। ठीक है, जब हम उसको मतलब विरेचन देने से एक दिन पहले अभ्यंगा कराते हैं, फिर उसको स्टीम देते हैं। स्टीम देने से क्या होता है, बॉडी के जो चैनल्स हैं, जो पोर्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम फिर अभ्यंग विरेचन का काढ़ा पिलाने से पहले। ठीक है, अब विरेचन का काढ़ा, विरेचन बेसिकली मतलब एक तरह से मोशन कराना पेशेंट को। ठीक है, तो विरेचन के काढ़े में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए हम 10 से 20 मुनक्का लेते हैं। ठीक है, तो मुनक्का वगैरह लेते हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब आरगवद वगैरह भी लेते हैं हम, मतलब जो कैसिया फिस्टुला। ठीक है, तो उन सब का त्रिफला मिला के दूसरा कंडीशन। ठीक है, अगर किसी का कोई पर्टिकुलर केस है तो वो पर्टिकुलरली मैसेज कर सकता है, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि वो किस चीज का केस है, क्या क्या उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अलग अलग उसको काढ़ा उसी हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम जब काढ़ा लगभग 250 से 300 ml के अमाउंट में, मतलब मैक्सिमम है इतना, वो डिपेंड करता है कि बच्चा है, बड़ा है या मतलब कैसा है। तो 250 ml के करीब हम पेशेंट को काढ़ा उसको पिला देते हैं। अगर उससे मोशन हो जाता है तब तो ठीक है, 1 से 1.5 घंटे वेट करते हैं, वरना फिर हम क्या करते हैं, उसको इच्छा भेदी रस की टैबलेट देते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को 8 से लेके 14 बार तक मोशन होता है। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं कि जितने भी नए पैचेस वगैरह निकलने होते हैं वो नहीं निकलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इचिंग वगैरह पेशेंट की बहुत ज्यादा सबसाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे मतलब बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी अगर मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मेडिसिन में जैसे कि पंचगुल हम पेशेंट को दे सकते हैं, और मतलब वो और बाकी जो मेडिसिन है ना, वो देखिए सिम्टोमेटिकली हम लोग देते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सोरियासिस को अगर लॉन्ग टाइम तक हम ट्रीट नहीं करते हैं तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में वो डेवलप होने लगती है। मतलब वो जो दोष है वो डीप सीटेड होने लगते हैं, और डीप सीटेड होने पे इतना ज्यादा डीप सीटेड हो जाते हैं कि वो हमारी बोन्स को भी कवर अप करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में सोरियासिस को क्या कहलाता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस कहलाती है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा था, डॉक्टर सोनाली सिंह का क्वेश्चन था कि मतलब राइनाइटिस मतलब कंटिन्यूअस स्नीजिंग अगर कोई पेशेंट करता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या चीज, रंजीत जी कुछ कह रहे थे। बस वो डिस्टरबेंस कहीं और से थी। ओके ओके ओके, ठीक है, तो डॉक्टर सोनाली सिंह का क्वेश्चन था कि व्हाट टू डू इन केस ऑफ एलर्जिक कंटिन्यूअस स्नीजिंग। तो एलर्जिक कंटिन्यूअस स्नीजिंग को बेसिकली जो हमने एक टर्म दिया है वो एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर राइनाइटिस की बात करते हैं, एक तरह से मतलब कि नाक का बहना। ठीक है, तो उसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें उसका निदान मतलब कॉज क्या है, तो कॉज पता करना है। ठीक है, कॉज पता करने का में उसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो सकती है। इम्यूनिटी की वजह से क्या होता है, प्लस दूसरा कई बार हो सकता है कि मिठाई मिठाई घर पे कोल्ड वगैरह, चुप चुप के खाती है प्रोन टू कोल्ड है, तो उसमें भी ये सारी चीजें होती है। तो इसमें क्या करना है कि हमें उसकी उष्ण चिकित्सा एक तरह से करनी है, मतलब उसको जैसे कि आपको च्यवनप्राश वगैरह देना है। ठीक है, तो बाकी अगर मतलब जैसे स्नीजिंग अगर रनिंग नोज है एक तरह से, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी एलर्जिक कंडीशन होती है उसमें हरिद्राखंड वगैरह का काफी यूज है, तो बृहद हरिद्राखंड वगैरह या नॉर्मली हरिद्राखंड वगैरह भी हम लोग दे सकते हैं। बाकी और क्या कर सकते हैं हम, देखिए नोज की ऑयलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी एक क्वेश्चन और था डॉक्टर तो एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी प्लीज। आप लोग जिस
मेरी आवाज जा पा रही है नहीं जा पा रही है? बस वॉइस क्लियर है आपके। वॉइस क्लियर है तो वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? नेटवर्क इशू हो सकता है, और फिर वीडियो ऑन ओके करने से हाँ बीच बीच में डिस्टरबेंस बहुत हो जा रही है, तो बेटर ये होगा कि जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जाएगी हमारी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हम लोग यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे एक क्वेरी के बाद में, तो वो डिस्टरबेंस हमारी वहां पे शो होगी, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम अवॉइड ही करना चाहेंगे कि क्वेश्चन हो और फिर उसका आंसर हो। ठीक है ओके। हाँ तो जी बस। डॉक्टर सूरज का जो क्वेश्चन था एसाइटिस के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि एसाइटिस का कॉज क्या है। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल कॉज की बात करते हैं तो एसाइटिस का कॉज क्या है कि लिवर डिस्फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमारा लिवर काम नहीं करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एसाइटिस डेवलप हो जाता है। बेसिकली होता क्या हाँ? क्या करें? मैं तो बंद, अच्छा बाहर से। क्या ठीक है, तो एसाइटिस की हम लोग बात कर रहे थे। तो एसाइटिस देखिए बेसिकली क्या है कि लिवर डिस्फंक्शन की वजह से एसाइटिस होती है। एसाइटिस में क्या होता है, हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब फ्लूइड बेसिकली वो होता क्या है, फ्लूइड जो होता है बेसिकली वो प्रोटीन होता है और हाईली प्रोटीन होता है। उसमें क्या होता है, देखिए एसाइटिस में जो बात करते हैं तो लिवर का जब डिस्फंक्शन होता है वो किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि कई बार अल्कोहल की वजह से हो सकता है या फिर किसी भी वायरल की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो वायरल हेपेटाइटिस वगैरह जैसे कि कॉमन है। ठीक है, तो उनकी वजह से लिवर डिस्फंक्शन होता है, तो उसमें क्या है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है कहाँ पर, हमारी पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, तो उसके अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इन एलोपैथी अगर बात करते हैं तो एलोपैथी में देखिए उसका ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि उसका टैपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं मेडिसिन में, तो हेप्ट्रान वगैरह या फिर अर्सोडीऑक्सीकॉलिक एसिड, ठीक है, या फिर सिलिमेरिन वगैरह वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हेप्ट्राल की अगर बात करें तो एक तरह से लिवर सेल्स को रिजनरेट करने के लिए वो लोग देते हैं। ठीक है, अब सेम ट्रीटमेंट अगर आयुर्वेदा में हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मेडिसिन है आरोग्य वर्धनी वटी। ठीक है, तो हम आरोग्य वर्धनी वटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम फलत्रिक आदि काढ़ा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम ऑफ द पेशेंट। बाकी दूसरा कि इसमें पुनर्नवा का भी बहुत अच्छा रोल आता है जो एसाइटिस डेवलप होती है। ठीक है, उसके देखिए 2-3 मतलब बेनिफिट्स हैं। एक तो वो डायूरेटिक का भी काम करता है, तो जो इतना फ्लूइड बॉडी में एक्यूमुलेट है उसमें भी मतलब कमी आती है, फ्लूइड कम होता है। बाकी एक टैबलेट आती है जलोदरारी रस। ठीक है, तो जलोदरारी रस को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उसको काफी लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं करना है हमें। ठीक है, उसके काफी साइड इफेक्ट्स भी कई बार देखे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी सिम्टोमेटिकली मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले जरूरी है, देखिए मैं ये डाउट सेशन जो ले रहा हूँ तो इसका जो मेन मकसद है वो लेने का ये है कि अगर पेशेंट का आपके मतलब पास पूरा डाटा है तो उसका तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइड कर पाए। एक ऐसा कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज का हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी डिजीज होती है ना तो उसके साथ में कुछ ना कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, या मान लीजिए सिम्टम्स नहीं भी है, बट पेशेंट टू पेशेंट हर डिजीज मतलब वेरी करती है। ठीक है, फिर डॉक्टर सूरज का एक क्वेश्चन था जीबी स्टोन का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो देखिए जीबी स्टोन का ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, मैंने काफी सारे पेशेंट जीबी स्टोन के ट्रीट किए हैं। ठीक है, तो जीबी स्टोन बेसिकली हमें सबसे पहले देखना होता है कि जीबी स्टोन में स्टोन का साइज क्या है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं स्टोन का साइज, मान लीजिए जीबी स्टोन में 15 mm है या 20 mm है या 21 mm है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को या हम ऐसे रिस्क को हम क्यों लेना मतलब चाहें। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को जिनमें स्टोन का साइज आपका 15 से 20 mm से ऊपर रेड करने का, क्योंकि होता क्या है कि जब स्टोन का साइज बढ़ने लगता है तो वहां पे क्या है, पॉलीलिथियसिस विद कोलिसिस्टाइटिस।
मतलब इट मीन्स कि उस स्टोन की वजह से कई बार इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को हमने दवाइयां दिया, पेशेंट्स को बोला, आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है क्या? बस बार बार ब्रेक हो रही है आपके पास। ओके, एक मिनट होल्ड करिए। अभी ठीक आ रही है? हाँ अभी तो ठीक है, बाकी बहुत बार बार ब्रेक हो रही है। ओके ओके फाइन। तो जीबी स्टोन की हम लोग बात कर रहे थे। तो जीबी स्टोन में मैं बेसिकली आपको बता रहा था कि वो डिपेंड करता है जीबी स्टोन का जो साइज है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऐसे पेशेंट्स को नहीं लेना है कि जिनका साइज ही 15 से 20 mm से ऊपर का साइज है। ठीक है, क्योंकि मतलब हो सकता है कि इन रेयर केस में आप लोग ट्रीट कर पाए, ठीक है, और आप लोगों ने किए भी हो। ठीक है, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कई बार क्या होता है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। अगर जैसे कि मैंने एक बार एक पेशेंट को 17-18 mm का स्टोन था, तो उसको मैंने मतलब ट्रीटमेंट देना शुरू किया। तो अब या तो कह लीजिए कि पेशेंट ने डाइट वगैरह फॉलो नहीं किया या क्या किया, तो पेशेंट का अचानक से एक दिन पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया और पेशेंट को मतलब इतनी इमरजेंसी कंडीशन हुई कि उसको मतलब अपना ऑपरेट कराना पड़ा। ठीक है, तो मतलब कई बार क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस भी खराब हो सकती है उसकी वजह से। तो ऐसे केसेस को आपको नहीं लेना है कि जिनमें स्टोन का साइज 17 mm, 18 mm या 20 mm से ऊपर है। प्लस दूसरा उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे पेशेंट्स को आपको ट्रीट करना है जीबी स्टोन के। हर जीबी स्टोन का पेशेंट आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जीबी स्टोन के मतलब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अब पेशेंट को मतलब आप फिजिकली देखने के बाद में एक आइडिया लगा सकते हैं जो पेशेंट का जो स्टोन है वो बॉयल सॉल्ट का है या फिर कोलेस्ट्रॉलिक स्टोन है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली स्टोन जो जीबी स्टोन है वो दो तरीके के होते हैं। या तो बाइल सॉल्ट का स्टोन होगा, क्योंकि एक्सेसिव बाइल अगर मतलब गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है जैसे, तो कई बार क्या होता है बाइल सॉल्ट सेडिमेंट होने के बाद मतलब बैठने के बाद में क्या है स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है अगर बाइल का प्रॉपर यूज नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा क्या होता है पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉलिक स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि भाई हम पता कैसे लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि या तो पेशेंट का एलएफटी कराना है या केएफ वो सॉरी क्या कहते हैं लिपिड प्रोफाइल कराना है। तो एलएफटी में अगर लिवर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे एलएफटी से पता चलेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है तो वो हमें लिपिड प्रोफाइल से पता पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम आइडिया लगाते हैं कि पेशेंट को कोलेस्ट्रॉलिक है या फिर कि आपका बाइल सॉल्ट वाला है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं उसका निदान परिवर्जन करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं अगर कोलेस्ट्रॉलिक स्टोन है जैसे कि आपको ऑयली वगैरह नहीं खाना है। ठीक है, और उसको जो जो परहेज होते हैं जैसे कि मिर्च मसालेदार नहीं खाना है। ठीक है, ये सारी चीजें परहेज कराते हैं। साथ में क्या है कुछ मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन में जैसे क्या आता है, मेडिसिन में जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जितनी भी सौम्य मतलब सौम्य जो ड्रग होती है उनको ही यूज करना है हमें। ठीक है, दूसरा कि हम पेशेंट की जो डाइट है डाइट में क्या करना है, जो एक वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, तो वर्जिन ऑलिव ऑयल को हमें पेशेंट को बोलना है डेली आप 1 से 2 चम्मच वर्जिन ऑलिव ऑयल पेशेंट की डाइट में ऐड करिए आप। ठीक है, तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। मेरे अभी काफी पेशेंट्स भी मतलब अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं जिनका हर मंथ कराने पे 1 से 2 mm या 3 mm किसी का कम आता है। ठीक है, बट उसके साथ साथ में डाइट की बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस रखनी होती है। ठीक है, तो पेशेंट अगर फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो पेशेंट की उस टाइम पे काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से जीबी स्टोन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन आ रहा था डॉक्टर परमिष्ठा शर्मा का कि वेदर मूत्र विरेचनीय द्रव्य कैन बी यूज्ड इन सीकेडी पेशेंट और नॉट, इन विच कंडीशन दीज आर एडवाइजेबल एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी डॉक्टर परमिष्ठा है क्या ऑनलाइन? अभी डॉक्टर परमिष्ठा ऑनलाइन नहीं है शायद। ठीक है, बट देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। तो मैं इसमें यही बताना चाहूंगा आपको कि देखिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स क्या करते हैं जहां किडनी का नाम आता है तो वहां पे क्या है शुरू हो जाता है क्या डायूरेटिक मेडिसिन का यूज। ठीक है,
तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे ही कि कोई भी किडनी विकार की बात अगर आती है तो वहां पे क्या है कि डायूरेटिक वगैरह हमें एकदम से यूज नहीं करने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर नहीं करने हैं और करने भी है तो कब करने हैं, ठीक है। तो अगर देखिए पेशेंट इनिशियल फेज में कोई भी आपके पास पेशेंट आता है और वो कहता है कि मेरा क्रिएटिनिन अभी 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब नॉर्मली जो रेंज है उसकी 3 तक जैसे मैक्सिमम बताया गया, और पेशेंट आपके पास आया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मैं गया था अभी मतलब एलोपैथिक हॉस्पिटल गया था, वहां पे मेरा बीपी चेक कराया, तो बीपी चेक करने पे पता चला कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप केएफटी कराइए, तो केएफटी कराने पे मुझे पता चला कि 2.6 हो गया क्रिएटिनिन, ठीक है। तो अब वो पेशेंट आयुर्वेदा में आता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो जैसे ही किडनी का नाम आता है तो सबसे पहले मतलब डायूरेटिक मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहीं से दिक्कत आती है आयुर्वेदा और एलोपैथी में जो डिफरेंस है, मतलब होता क्या है कि जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को क्यों मना करते हैं, वो मना करने का कॉज ही ये है कि जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको मूत्र औषधियां देना शुरू कर देते हैं, तो जो बचे हुए नेफ्रॉन्स थे वो भी डैमेज होने लगते हैं, तो पेशेंट क्या है सीकेडी स्टेज 5 की तरफ जाने लगता है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमारे पास पेशेंट आया हमें उसको देखना है पेशेंट को एन्यूरिया है, ओलिगोयूरिया है, पॉलीयूरिया है, क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए पेशेंट कह रहा है हमारे को पॉलीयूरिया है, यूरिन मेरे को ज्यादा आ रहा है, मैं एक फ्रेश केस लेके चलता हूँ, मतलब कि उसको अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम थी और उसका क्रिएटिनिन बढ़ने लगा, ठीक है। तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसका बीपी कंट्रोल करना है, ठीक है। बीपी कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया, तो बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें हो सकता है कि हेल्प लेनी पड़े क्या कहते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। अब साथ में बीपी कंट्रोल करने के लिए आप मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करिए, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्पगंधा बटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्पगंधा बटी आपने दिया पेशेंट को, ठीक है, उससे मान लीजिए उसके साथ में कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही है, मान लीजिए कि एम्लोडिपिन 5 mg चल रही है या फिर सिल्निडिपिन चल रही है, या जो भी मान लीजिए टेल्मा 20 चल रही है, कोई भी मेडिसिन चल रही है। तो आपने देखा होगा इनिशियली फेज में कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर कोई भी डायूरेटिक यूज नहीं करता है, ठीक है। और आयुर्वेदा के अगर केस में देखते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में कहीं ना कहीं गोक्षुर कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको डायूरेटिक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, अगर पेशेंट को जब तक एन्यूरिया या ओलिगोयूरिया नहीं है उस केस में क्या करते हैं, वो डायूरेटिक यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, सेम वही करना है, ठीक है। हमें किसी भी पेशेंट को ऐसा है कि जैसे उसने बताया कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को डायूरेटिक देना ही देना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है उसको माइल्ड डोज में देना पड़े, किसी को हो सकता है ज्यादा डोज में देना पड़े, ठीक है। वो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर बात आती है कि जो पेशेंट था उसका 2.6 क्रिएटिनिन है, तो उस केस में हम लोग क्या दें, तो सबसे पहले हमें उसको बीपी कंट्रोल करना है। बीपी कंट्रोल करने के लिए सर्पगंधा बटी बताया। अगर पेशेंट को कहीं भी पीडल एडिमा नहीं है, कोई भी ब्रेथलेसनेस नहीं है, या कोई भी आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें नॉर्मली क्या है, पुनर्वा हम उसको यूज करा सकते हैं, ठीक है। पुनर्वा एज ए रसायन वर्क करेगा, ठीक है, या फिर हम उसको एज ए पंचकर्मा ट्रीटमेंट बस्ती वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। उससे क्या है, देखिए नेफ्रॉन्स पे कोई भी मतलब गलत इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए उस केस में आपने कोई भी गुग्गुल वाली कॉम्बिनेशन यूज की, ठीक है, और पेशेंट ओबेस नहीं है अगर, ठीक है, या फिर मान लीजिए पेशेंट में ऑलरेडी वीकनेस है, तो गुग्गुल वाली कॉम्बिनेशन यूज करने पे और ज्यादा वीकनेस आएगी पेशेंट को, प्लस दूसरा उसका वेट लॉस होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि जब उसको कोई इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं है, फ्लूइड ओवरलोड नहीं है, तो जो बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, वो भी और ज्यादा मतलब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होने लगेगा, तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो सकता है, तो उस टाइम पे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा आदर्श चिकित्सा पत्र मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं कि हर पेशेंट में आप ये यूज करिए, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में आपके पास आया है, पेशेंट को उसका हर महीने आपको ईजीएफआर लेवल वगैरह यूज मतलब चेक कराना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन डिसाइड करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका ट्रीटमेंट प्लान करना है, ठीक है। तो अगर
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा हो तो जरूर आप मैसेज करिएगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और आया था आरोग्यम आयुर्वेदा से कि सीकेडी पेशेंट को क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है, कि डाइट चार्ट में क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सीकेडी पेशेंट में जहां किडनी फेलियर हो चुका है या फिर मान लीजिए कि इनिशियल स्टेज है, तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, तो सबसे पहले क्या करना है कि उनका प्रोटीन डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है। क्यों रेस्ट्रिक्ट करना है? क्योंकि जो प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है क्रेटिनिन, ठीक है। तो अगर प्रोटीन इंटेक ज्यादा होगा, क्रेटिनिन ज्यादा बनेगा, क्रेटिन ज्यादा बनेगा, किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो वो जाहिर सी बात है यूरिन की जगह निकलने की जगह वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसका इंटेक ही अगर हम प्रोटीन का कम कर देते हैं तो प्रोटीन का इंटेक कम करने पे क्रेटिनिन कम बनेगा, क्रेटिनिन कम बनेगा तो ब्लड में भी कम ही जाएगा, ठीक है। जितना बनेगा हो सकता है कि वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट होने लगे, ठीक है। तो किडनी क्या है, रिवाइव होने की तरफ जाएगी फिर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, ये तो था कि मतलब प्रोटीन रिच डाइट हमें नहीं देनी है। दूसरा, सॉल्ट इंटेक पेशेंट का कम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि अगर मान लीजिए 10 लाख नेफ्रॉन्स में से 3 लाख नेफ्रॉन डैमेज होते हैं, तो नेफ्रॉन जो 10 लाख नेफ्रॉन का काम था वो 7 लाख नेफ्रॉन्स को करना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है, उससे क्या है बीपी बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है तो वो फोर्स करता है ग्लोमेरुलस को कि ग्लोमेरुलस प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो उससे क्या है नेफ्रॉन्स और ज्यादा एग्जॉस्ट होते हैं और ज्यादा डिजेनरेट होते हैं और किडनी फंक्शन और ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मतलब हमें बीपी पेशेंट का कंट्रोल करना है, क्योंकि ऑलरेडी जहां नेफ्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो बीपी तो ऑटोमेटिक बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उन्हें फोर्स किया जाएगा जो बचे हुए नेफ्रॉन्स हैं उनसे काम कराने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सॉल्ट इंटेक कम रखना है, सोडियम का इंटेक अगर आप कम रखेंगे, ठीक है, NaCl का, तो उससे क्या होगा कि बीपी पेशेंट का कंट्रोल रहेगा। प्लस दूसरा कि अगर मतलब बात करते हैं कि नमक की, तो नमक अगर 1 ग्राम नमक की अगर बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम नमक एक बॉडी में 1 से 2 लीटर पानी को एक्यूमुलेट कर लेता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सोडियम इंटेक अगर कम रखेंगे तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी कम होगा, ठीक है। तीसरी चीज आती है, यस डॉक्टर इंदिरा बताइए। डॉक्टर इंदिरा हाथ इन्होंने रेज किया हुआ है, हैंड रेज किया हुआ है। नहीं, प्लीज कंटिन्यू करिए, मैं अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी सर। ओके 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 ओके, मुझे लगा कि इसी में कोई डाउट आ रहा है आपको। ओके ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि सोडियम इंटेक पेशेंट का कम रखना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन कम होगा, ठीक है। प्लस दूसरा, अगर मतलब इंटेक कम रहेगा तो बीपी भी पेशेंट का उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर आगे नेक्स्ट आता है कि पेशेंट को भाई एक्चुअल में फिर देना क्या है। अगर आपने मान लीजिए कह दिया कि प्रोटीन वाली चीजें नहीं देनी, प्रोटीन वाली चीजों में क्या आता है, जितने भी नॉनवेज वगैरह, अंडे वगैरह, जितनी भी दालें हैं, छोले हैं, चावल है, मटर है, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। जितना भी ऑयली और स्पाइसी, मतलब ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। प्लस फिर आता है हाई पोटेशियम वाली चीजें पेशेंट को नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, उसका भी एक लॉजिक है। जितनी भी हाई पोटेशियम वाली चीजें होती हैं, ठीक है, अगर हम पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट को हमने बताया था कि हाइपर कैलेमिया होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाइपर कैलेमिया होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? हाइपर कैलेमिया होने का चांसेस इस बढ़ जाते हैं कि जितने भी पोटेशियम वाली चीजें हम ज्यादा देंगे पेशेंट को, ठीक है, तो वो क्या है कि बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसका ब्लड में लेवल बढ़ता जाता है, जिससे क्या है कि कार्डियक इशू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सारी चीजें नहीं करना। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट में आपको समझाया था तो उसमें ये बताया था कि ईसीजी में पोटेशियम बढ़ने पे टॉल टी वेव देखी जाती है, ठीक है। तो या फिर पेशेंट हो सकता है कि आपसे कंप्लेंट करे कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मतलब किडनी पेशेंट्स में होते हैं पोटेशियम बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब हाँ सॉरी, मैं एक चीज बतानी भूल गया आपको कि भाई पेशेंट को खाना देना है तो देना क्या है। तो उसमें क्या करना है हमें कि हमें जैसे कि उसको हरी सब्जियां देना है। 3:30 बजे को वहां जाना है राजभवन में। उससे पहले अगर आ जाए तो देखते हैं शालिनी छुट्टी है कि नहीं। ठीक है, मैं बोल दूंगा। नहीं तो 3 बजे के लिए बोलूं? नहीं, 2:30 बजे के लिए बोलो। 2:30 बजे के लिए। हरी सब्जियों में क्या क्या देना है हमें?
हरी सब्जियों में जैसे कि आप लौकी का यूज करा सकते हैं, तोरई का यूज करा सकते हैं, टिंडा करा सकते हैं, परवल करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, कद्दू वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं डेली बेसिस पे यहाँ पेशेंट्स को अपने देता हूँ, ठीक है। तो उससे कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है, या फिर कि मतलब ये सारी चीजें क्या है कि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बिल्कुल जाना ही बंद कर देते हैं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं प्रोटीन थोड़ा बहुत पहुंचता है, ठीक है। बाकी और किसी का क्वेश्चन, या फिर मैं और थोड़ा ब्रीफ कर, क्या है कि पेशेंट को ये लौकी टिंडा ये रोज रोज हम देते हैं तो पेशेंट बोर हो जाता है। तो वंस इन अ वीक हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम या तो मूंग की दाल वगैरह अलाउ कर सकते हैं, या फिर कोई पेशेंट जैसे कि पनीर वगैरह खाना चाहता है वो अलाउ कर सकते हैं, या फिर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेज वगैरह वंस इन अ वीक या फिर वंस इन अ 15 डेज तो हम लोग अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। डॉक्टर इंद्रा प्लीज, आप आपका क्वेश्चन था, प्लीज पूछ लीजिए। डॉक्टर इंद्रा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो, हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग आप डॉक्टर, बहुत बताइए। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें मूंग यूश और मूंग की दाल का क्या रोल है क्रिएटिनिन फॉर्मेशन में, प्लीज। दोबारा रिपीट करिएगा। मूंग की दाल और हाँ। मूंग यूश, यानी मूंग यूश का क्या रोल है, मतलब कितना क्रिएटिनिन, जैसे हम प्रोटीन डाइट बंद कर देते हैं बट हम लोग मूंग की दाल या मूंग यूश बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो देखिए ऐसा होता है बेसिकली कि जितनी भी दालें होती हैं उनमें हाई प्रोटीन हाँ। कंटेंट रहता है, ठीक है। तो मूंग की दाल को बेस्ट माना गया है, ठीक है। जितने भी, अगर कह लीजिए किसी भी मतलब रोगी के लिए मूंग की दाल को बेस्ट बताया गया है। बट अगर किडनी केसेस में हम बात करते हैं तो हम मूंग की दाल भी पेशेंट को अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली हम उसको देते रहते हैं, हम वंस इन अ वीक ओनली दे सकते हैं। और ऐसा नहीं डेली बेसिस पे हम मूंग की दाल उसको सेवन करने के लिए दें, ठीक है। तो हम वंस इन मतलब वीक पेशेंट को मूंग की दाल का सूप दे सकते हैं, या वंस इन अ वीक मूंग की दाल दे सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली हम यूज करें मूंग की दाल को। समझ पा रहे हैं आप मेरा आंसर, डॉक्टर इंदिरा? यस सर, वो उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डॉक्टर जसवीर का। डॉक्टर जसवीर प्लीज, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ हेलो सर। हाँ, सर हेलो। जैसे आपने नॉनवेज बताया वंस इन 15 डेज, तो यही सेम क्राइटेरिया एग के लिए भी रहेगा? यस यस यस, एग्स के लिए भी रहेगा। देखिए होता क्या है कि अगर एग में बात करते हैं तो बाहर जो मतलब एग का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें एल्बुमिन कंटेंट ज्यादा रहता है, ठीक है। डॉक्टर जसवीर मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सर, सुन रहे। अच्छा अच्छा। एक्चुअली जो भी लोग ऑनलाइन आए ना, एक बार अपना वीडियो ऑन कर लिया करिए, क्योंकि पता नहीं चल पाता है, ठीक है। डॉक्टर जसवीर सुन रहे हैं ना? सर सुन रहे हो, पर वीडियो ना डिसेबल्ड है सर। ओके ओके ओके, नो इशू, ठीक है। देखिए होता क्या है मैं बता देता हूँ। एक्स वगैरह हम लोग मतलब पेशेंट को एडवाइस करते हैं कई बार। देखिए जिन सीकेडी पेशेंट्स में एल्बुमिन बहुत ज्यादा कम रहता है, ठीक है, तो उनको हम लोग कई बार क्या है एग मतलब बोलते हैं कि या तो मतलब 3 दिन में आप एक बार ले लीजिए या फिर 5 दिन में एक बार ले लीजिए। तो क्योंकि जो एग होता है उसमें जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसमें एल्बुमिन कंटेंट ज्यादा रहता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर पेशेंट को एल्बुमिन लॉस ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे या तो एल्ब्यूमिन हम बाजार से पेशेंट को मतलब लगवाते हैं, जो पैकेट आते हैं 100 ml वाले, तो एल्ब्यूमिन पेशेंट को चढ़ाना पड़ता है। या फिर हम उसको मतलब सजेशन देते हैं कि आप मतलब 3 दिन में एक बार मतलब बॉइल्ड एग ले सकते हैं, व्हाइट वाला पार्ट ओनली, ठीक है। या फिर अगर बात करते हैं डायलिसिस पेशेंट की, ठीक है, तो डायलिसिस पेशेंट को हम फ्रिक्वेंटली डेली बेसिस पे कहते हैं कि मतलब आप सिंगल एग डेली यूज कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर जसवीर, आंसर मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का?
डॉक्टर जसबीर, एम आई ऑडिबल? यस सर, उन्होंने म्यूट कर लिया है। हाँ हाँ। इसके बाद सर क्वेश्चन हमारे पास है डॉक्टर सुमन पहल का। एक बार इनको हेलो सर, ये जो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि डायलिसिस पेशेंट में जैसे डेली देने के लिए क्या क्राइटेरिया है, मतलब? देखिए ऐसा होता है कि जितने भी पेशेंट डायलिसिस पे रहते हैं, ठीक है, तो डायलिसिस पे बेसिकली क्या होता है कि मतलब पेशेंट को डायलिसिस अगर मतलब मान लीजिए सीकेडी स्टेज 5 वाला पेशेंट है, ठीक है, तो उस पेशेंट की किडनी एक तरह से बिल्कुल काम ही नहीं कर रही, मतलब उसका ईजीएफआर हो सकता है कि 15 से नीचे नीचे ही रहेगा, ठीक है, हो सकता है वो 5 हो 6 हो कितना ही हो। तो इट मीन्स कि जो कंडीशन है पेशेंट की वो क्या है, एन्यूरिया वाली कंडीशन है। एन्यूरिया मतलब कि पेशेंट को आउटपुट नहीं हो पा रहा है, एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पर डे पेशेंट 1 लीटर फ्लूइड इनटेक करता है, या फिर मान लीजिए जितना भी कम करता है, उस बेसिस पे उसकी डायलिसिस डिपेंड करती है कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट ने मतलब एक दिन में 1 लीटर फ्लूइड लिया, तो उसको 3 दिन में बॉडी में कितना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, लगभग 3 लीटर, ठीक है। तो 3 लीटर फ्लूइड में से लगभग 30% बॉडी की डिमांड भी रहती है, ठीक है। तो 3 लीटर का अगर 30% निकाल लेते हैं तो इट मीन्स कि उसको क्या है कि 900 ml की तो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो बाकी बचा 2100 ml, 2100 ml उसको आउटपुट होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। तो ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं हम कि फिर उसको हर 5वें दिन या हर 7वें दिन डायलिसिस पे बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उसने 5 दिन में मान लीजिए कि 5 लीटर पानी पी लिया, तो 5 दिन में 5 लीटर पानी पीने पे जब वो नेक्स्ट डे डायलिसिस पे जाएगा तो उसका 3 से 4 लीटर पानी उसका निकाल दिया जाएगा, और बाकी 5 लीटर में से अगर उसका 30% करते हैं तो लगभग 1.5 लीटर तो बॉडी में मतलब रिक्वायरमेंट है बॉडी की, ठीक है। तो 3 लीटर से 4 लीटर के बीच में उसका फ्लूइड मतलब वो निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्लस प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को मतलब जितने भी अगर देखिए फ्रिक्वेंट अगर डायलिसिस पे पेशेंट है वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को फिर हाई प्रोटीन डाइट ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उस पेशेंट में क्या है कि डायलिसिस ही कराना है, ओनली ऑप्शन इज द डायलिसिस, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है आपके तो बताइए डॉक्टर जसबीर। डॉक्टर जसबीर? जी सर, वो उन्होंने म्यूट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनम्यूट कर दीजिए इनको। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मैं पूछना चाहती हूँ, कई बार समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में पॉलीयूरिया रहता है और में और कोई रीजन नहीं है, बीपी कम है, केएफटी बिल्कुल ठीक है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, इवन देन वो पॉलीयूरिया रहता है, 50s के जो मिड 40s में रहता है, सो उसमें हमें क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए? देखिए पॉलीयूरिया पेशेंट को रह रहा है तो ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई देखिए पैथोलॉजी तो जरूर है, ठीक है। या तो हो सकता है कि उसको डायबिटीज मतलब डायग्नोज होने वाला हो, मतलब हो सकता है कि पूर्व रूप जैसे कि पॉलीयूरिया पॉलीटिप्स ये सारे जो फीचर्स बताए गए हैं डायबिटीज में, ठीक है। या फिर कई बार क्या हो सकता है कि वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि उसको मतलब उसका फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे उसको पॉलीयूरिया हो सकता है। नहीं सर, एक्चुअली आज भी जैसे 2-3 पेशेंट्स चल रहे हैं, उनकी मैंने सारी चीजें ये रूल आउट कर ली है, सच कुछ भी नहीं है, तो फिर भी मतलब बहुत ज्यादा है, तो उसमें हमें ऐसा क्या देना चाहिए? चंद्रप्रभावती उसमें कुछ काम करेगी? नहीं, मुझे ये बताइए उनको कोई यूटीआई वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है? नहीं सर, 2-3 तो लेडीज पेशेंट्स में नॉर्मली ऐसा मिलता है, जो हम मूत्र जो कहते हैं बहुत ज्यादा मतलब उनको चलता रहता है, मे बी ड्यू टू द मसल वीकनेस हो सकता है, वो भी एक रीजन हो सकता है, अदरवाइज उनकी एंड सेकेंडरी एक कई बार क्या होता है कि अगर फीमेल्स, हाँ जी से बोलिए। हाँ देखिए ऐसा होता है कि फीमेल्स में जो है पॉलीयूरिया कई बार कॉमन होता है। ये होता है कि उनको ना कई बार मतलब फीमेल और प्रोन टू द यूटीआई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यूटीआई की वजह से कई बार क्या होता है उनको मतलब इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से यूटीआई हो जाता है, उसकी वजह से बार बार उनको यूरिन में हर 2-2 घंटे पे जाना पड़ता है, भले ही उनका फ्लूइड इनटेक भी कम रहता है, ठीक है। नहीं सर, यूटीआई भी रूल आउट कर लिया, यूटीआई भी नहीं है,
कोई हाँ। बर्निंग मेंस्ट्रुएशन नहीं है, जस्ट ये है कि नंबर जो जाना पड़ता है वो ज्यादा है, और विद इन 15-30 मिनट मतलब उनको मतलब हर आधे घंटे में 1 या 2 बार जाना पड़ रहा है, और हाँ, उसमें हाँ। रूल कुछ भी रीजन नहीं है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी घूम के आ गए, इवन देन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। हाँ, हाँ। तो ऐसे पेशेंट्स में फिर क्या करना चाहिए? देखिए ऐसे पेशेंट्स में कई बार क्या होता है कि मतलब ये न्यूरोजेनिक भी होता है, ठीक है। अगर पेशेंट कोई भी कुछ भी काम नहीं करता तो कई बार साइकोलॉजिकल भी पेशेंट को बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब इडियोपैथिक कॉज भी है, ठीक है। तो उस टाइम पे देखिए जैसे बच्चों में हम काउंसलिंग करते हैं, अगर कोई पेशेंट मतलब नाइट में बेड वेटिंग करता है तो उसको क्या कहते हैं कि फ्लूइड इंटेक थोड़ा कम करिए या यूरिन वगैरह करके हटिए। तो उसी तरह से पेशेंट को हम काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपको थोड़ा मतलब फ्लूइड इंटेक वगैरह के बारे में गाइड करना है पेशेंट को, ठीक है। बाकी आप प्रोबायोटिक्स को यूज करा के देख सकते हैं, ठीक है। वरना आप मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि यूरिन में उसके पस्टल वगैरह नहीं आ पा रही है, तो आप एक बार उसका कल्चर वगैरह भी करा सकते हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ हो, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये कर सकते हैं। ठीक है। प्लस दूसरा कई बार क्या होता है कि किडनी डिजीज की जो इनिशियल मतलब डायग्नोसिस में पॉलीयूरिया मतलब ये क्लिनिकल सिम्टम्स मिलते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जब किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है तो पॉलीयूरिया वाली कंडीशन ही आती है। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? सर डॉक्टर इंदिरा ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर इंदिरा। अच्छा, तो ये एक दिन आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो यूथ है बहुत आजकल जिम जा रहा है, उसके बाद प्रोटीन इंटेक लेता है, वहाँ वो लोग पाउडर देते हैं, वो आपने बताया था हार्मफुल होता है। प्लीज इसके ऊपर जरा फिर से प्रकाश डालिए। हाँ, 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 डेफिनेटली। देखिए मैंने क्या बताया था कि मतलब आजकल क्या है कि जिम का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल चुका है, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ मतलब जिम में जाते हैं और वहाँ पे जो ट्रेनर वगैरह होते हैं वो भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर होते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि एक मार्केटिंग टाइप मतलब अपनी करते हैं, और वो एक पाउडर आता है, मतलब उसका नाम बेसिकली क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिन नहीं होता है, क्रिएटिनिन होता है, ठीक है। तो क्रिएटिनिन वो लोग आप मतलब क्या कहते हैं कि इस पाउडर को आप खाइए तो इससे आपका क्या होगा, मसल ग्रोथ होगा। हाँ, जाहिर सी बात है होता है, बट उससे क्या है कि देखिए मसल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है क्रिएटिनिन, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि हाई प्रोटीन इंटेक करने पे, ठीक है, क्रिएटिनिन ज्यादा बनता है, ठीक है। क्या बनता है? क्रिएटिनिन ज्यादा बनता है, ठीक है। तो क्रिएटिनिन जब ज्यादा बनता है तो मतलब बेसिकली क्या है कि हाई प्रोटीन इंटेक आपने किया और उससे क्या है किडनी पे लोड आने लगा, ठीक है। लोड आने पे क्या हुआ कि किडनी फेलियर की तरफ जाती है। तो हमें क्या करना है कि हाई प्रोटीन इंटेक नहीं करना है। अभी जैसे इससे पहले वाले मतलब उसमें क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था, तो ये बताया था अगर किसी पेशेंट को जरा भी प्रोटीन लॉस हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि किडनी पे लोड कम करना है, वो चाहे बीपी की मेडिसिन देने के बाद हो, चाहे या फिर कह लीजिए उसका प्रोटीन इंटेक ही कम कर देना है, या फिर बीपी मतलब मेडिसिन दे के कंट्रोल करना है, प्लस फ्लूइड मतलब ओवरलोड कम करना है उस पर, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि जितने भी जिम में जाने वाले लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि बियॉन्ड लिमिट जाके प्रोटीन इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा किडनी फेलियर हो रहा है। उसका मेन कारण यही है कि क्रिएटिनिन का ज्यादा बनना, ठीक है। डॉक्टर इंदिरा आपका और कोई क्वेश्चन है, बताइए। डॉक्टर इंदिरा कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। नहीं, थैंक यू, क्लियर कर दिया आपने, थैंक यू। ओके, तो इसको कैसे रोका जाए ये तो बताइए। आजकल तो बच्चे यूथ बहुत ले रहा है, हाँ, इसके लिए भी कुछ देखिए करना चाहिए हम लोगों को एज ए डॉक्टर। यस 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 ऑफ कोर्स करना चाहिए। देखिए अभी हमारे इधर अगर दिल्ली एनसीआर में बात कर रहे हैं तो काफी लोग पकड़े गए हैं इसके लिए, ठीक है। तो मतलब कुछ लोग इसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टीवी एक्टर्स वगैरह हैं वो काफी कॉस्टली प्रोटीन अपना लेते हैं, तो उसको देखते हुए उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे स्टेरॉइड्स वगैरह मिला के दे रहे हैं प्रोटीन में, ठीक है। तो मतलब लोग क्या करते हैं कि नकल करने लगते हैं बड़े लोगों की, ठीक है। और उस बेसिस पे यहाँ पे 7 से 8 हजार पर केजी का प्रोटीन आता है, कई बार 3 से 4 हजार पर केजी का आता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्वांटिटी में क्वालिटी में आता है। तो उसको हमें क्या करना है कि लोगों को अवेयर करना है कि देखिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की अभी कोई नीड नहीं है आपको। आप अगर प्रोटीन लेना चाहते हैं
तो आप प्रोटीन अंडे से ले सकते हैं, अगर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो पनीर खा सकते हैं, या फिर आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, ठीक है, या फिर पल्सेस आप खा सकते हैं, दाल वगैरह आप खाइए उसमें अच्छा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, चने वगैरह आप खाइए उसमें प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और प्लस दूसरा, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अगर बात करते हैं जैसे कि चिकन है तो उसमें काफी अच्छा प्रोटीन सोर्स है। प्लस दूसरा, अगर वेजिटेरियन की बात करते हैं सोयाबीन वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को गाइड करना है, अवेयर करना है कि जिससे कि मतलब आने वाले टाइम में क्या है कि अभी मतलब बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड तो बहुत ज्यादा चल रहा है, बट उससे बहुत ज्यादा यंग एज में किडनी फेलियर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये तो एक बहुत चिंताजनक विषय है। यस यस डेफिनेटली डॉक्टर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज डॉक्टर रंजीत जी। ऑलमोस्ट वो हमारे क्वेश्चन जो आपके पास क्वेरीज थी शायद रिजॉल्व हो चुकी हैं। इसके बाद में 4-5 क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, वरना मैं बताओ कि मैं नहीं, एक क्वेश्चन है डॉक्टर एकता गुप्ता का कि देयर इज एल्बुमिन प्रेजेंट इन यूरिन। अच्छा, ये हो चुका है, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशन शुड अ किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट शुड टेक टू अवॉइड किडनी। अच्छा, एक डॉक्टर श्रेय का ये क्वेश्चन आया है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड अ किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट शुड टेक टू अवॉइड किडनी फेलियर इफ बीपी इंक्रीज। ठीक है, तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो देखिए पहले एक बात बताइए कि एक पेशेंट की मैक्सिमम कितनी किडनी हो सकती है, बताइए सारे लोग। ऑफ कोर्स 2 होनी चाहिए बहुत। नहीं, मैक्सिमम कितनी हो सकती है मैक्सिमम 2। बताइए। मैक्सिमम देखिए पेशेंट का 3 किडनी हो सकती है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेड किडनी भी तो हो सकती है। ये क्वेश्चन मेरे एक मेंटर है जो मतलब डॉक्टर संदीप गर्ग, उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो MBBS MD DM नेफ्रोलॉजी है, तो उन्होंने कहा था कि ये बताइए कि एक पेशेंट के मैक्सिमम कितनी किडनी हो सकती है, ठीक है, तो 4 भी हो सकती हैं। कैसे? दोनों ट्रांसप्लांट करा लें तो 4 होंगे। नहीं, दोनों ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं ऐसे। दोनों ट्रांसप्लांट है, देखिए कभी भी ट्रांसप्लांट होती है तो एक किडनी होती है, दोनों ट्रांसप्लांट नहीं होती हैं। किसी ने चैट बॉक्स में डाला हुआ जी, एक चैट बॉक्स में हमारे पास आंसर आया हुआ है कि पहले को जो फेल हो जाए तब, जैसे पहले आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, इसके बाद में फेलियर हो गया, फिर रीट्रांसप्लांट करा सकते हैं। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि नेफ्रेक्टोमी कर देते हैं, फिर अगर बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है या कोई पस वगैरह पड़ जाता है तो उस टाइम पे नेफ्रेक्टोमी कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वैसे तो हाँ, क्वेश्चन था कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में हम मतलब क्या क्या अवॉइड करना चाहिए कि अगर किडनी फेलियर हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में ही एक आंसर मिल जाता है कि अगर बीपी बढ़ रहा है तो हमें बीपी को कंट्रोल करना चाहिए। बाकी दूसरा कि कई बार क्या होता है कि जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट होते हैं उनमें किडनी फेलियर का एक कारण इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी होती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का हम प्रॉपर लेवल, जैसे कि टेक्फा लेवल वगैरह होता है उसमें, तो टेक्फा लेवल वगैरह अगर हम प्रॉपर चेक नहीं करवाते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं कराते हैं, तो और लगातार एक ही डोज में हम क्या करते हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स खाते रहते हैं, तो उस टाइम पे भी किडनी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड रिलेशन से किडनी नहीं ली गई है तो उस टाइम पे भी किडनी रिजेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि किडनी फेलियर होने के बाद में अगर आपने ट्रांसप्लांट करा लिया और आपका बीपी बढ़ता जा रहा है तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले वही सारी चीजें कि लाइक सोडियम इंटेक कम करना है, बीपी की मेडिसिन इंक्रीज करनी है, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे वो आयुर्वेदा हो, कैसे भी करके। ठीक है, बट उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनिशियल फेज में वही डायूरेटिक वगैरह यूज नहीं करना है, वरना पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है और आप डायूरेटिक उसको ज्यादा देंगे तो फिर से नेफ्रॉन ज्यादा डैमेज होंगे और वो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो भी डैमेज हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर श्रेय, और कोई आपका डाउट है? डॉक्टर श्रेय, एम आई ऑडिबल?
यस सर। आप नेक्स्ट क्वेरी ले सकते हैं बस। ओके ठीक है। एक क्वेश्चन आया डॉक्टर शैलेश कुमार की तरफ से। सर, एक 53 इयर्स का मेल पेशेंट है, उसको यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, प्रोस्टेट, ओबेसिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुका हूँ अभी, जो डॉक्टर ने पूछा था एक ने। ठीक है, बाकी एनी इजी वे टू डिटॉक्स और क्लींस अवर किडनी नेचुरली? यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो हमें भी क्या है कि टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को मतलब डिटॉक्स वगैरह कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हम नॉर्मल बेसिस पे बात करते हैं तो नॉर्मली हम देखिए डेली 3 से 4 लीटर पानी हम पी सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी किडनी एक तरह से डिटॉक्स हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि किडनी डिटॉक्स करने के लिए हम क्या है, टाइम टू टाइम कोई भी मतलब ऐसा जैसे कि एल्कलाइजर टाइप ऑफ सिरप ले सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? नहीं, प्लस दूसरा मतलब कई बार क्या होता है कि हमें खुद की ही सेफ्टी के लिए जैसे हमें बीपी वगैरह प्रॉपर चेक कराते रहना है। दूसरा कि कई बार क्या होता है कि अगर ब्लड थिक हो जाता है तो उसकी वजह से भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन, तो हम मतलब जैसे कि ब्लड थिनर वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या रखना है कि टाइम टू टाइम हमें मतलब पानी प्रॉपर पीना है, 3 से 4 लीटर पर डे पीना है, और खाली ऐसा नहीं है। प्लस दूसरा वेग धारण नहीं करना है। ठीक है, अगर हमें यूरिनेशन आ रहा है तो हमें यूरिन के लिए जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे या फिर कि अभी रोके रखते हैं, ब्लैडर फुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो दिन में लगभग मतलब 3 से 4 लीटर पानी पीना है, लगभग 8 से 7-10 बार, जो भी है वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यूरिनेशन के लिए जाना है। ठीक है, उससे ऑटोमेटिकली आपका बिना कुछ दवाई के किडनी डिटॉक्स भी होगी, क्लींस भी होगी। ठीक है, डॉक्टर वंदना, आपका और कोई क्वेश्चन है क्या? अब एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर हेमा का, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एज 56 ईयर, एज 56 ईयर मेल, एलोपैथिक मेडिसिन टेकन ऑन एन ऑफ, रिसेंटली डायग्नोज्ड विद माइल्ड सिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर स्टोन 6 mm, यूरेट्रिक कैलकुलाई पोस्ट वॉइड 363 ml। ठीक है, और आयुर्वेदिक क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? ठीक है, तो जैसे आपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर हेमा ने लिखा है इसमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस के देखिए बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि कोई प्रोस्टेट वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको? डॉक्टर हेमा लाइन पर है क्या? डॉक्टर हेमा? ठीक है, मैं जनरली बता देता हूँ आपको। देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्यों होता है? ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो ब्लैडर में हमारे क्या चीज, यस, प्रोस्टेट तो है ही, प्रोस्टेट है ना, तो प्रोस्टेटोमेगाली है। हाँ हाँ, तो बेसिकली मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब कॉज क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें नीचे की तरफ क्या होता है कि वॉल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, उन वॉल्व से क्या होता है कि ऊपर से अगर यूरिन आता है, जैसे मतलब ब्लैडर से प्रेशर आता है उन वॉल्व्स पे, तो वॉल्व वो ओपन हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे ही जो जहां पर वॉल्व लगे होते हैं उसके ही साइड में हमारे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो उसी के ही नियर बाय प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। तो एक्चुअली मतलब डायग्राम बना के मैं अच्छे से समझा पाता, अभी पॉसिबल नहीं है। बट होता क्या है कि जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाता है, तो जो हमारी जो ल्यूमेन होती है जिससे हमारा यूरिन पास होता है, तो वो अंदर की तरफ क्या है, सकरा होता जाता है। मतलब ल्यूमेन जो है नैरो होती जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि यूरिन पास नहीं हो पाता है आगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि बैक फ्लो डेवलप होता है, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में जब मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा था यूरिन के लिए पास कराओ, वाल्व भी ओपन हो गए, बट यूरिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है। प्रोस्टेट का साइज जब बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे यूरिन उस ल्यूमेन से पास नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो बैक फ्लो होगा, मतलब ब्लैडर को बोलेगा कि अभी इसको रोके रखो और थोड़ा प्रेशर आएगा जब, तो जब यूरिन उस ब्लैडर में काफी टाइम तक रहेगा तो उस टाइम पे क्या डेवलप होगा, सिस्टाइटिस डेवलप होगी। क्यों डेवलप होगी? क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैडर में यूरिन बहुत ज्यादा देर तक रुका रहेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उस प्रोस्टेट को ट्रीटमेंट देना है।
ठीक है। प्रोस्टेट के लिए क्या है कि एक हिम्प्लेजिया नाम से आती है एक टैबलेट हिमालय की, ठीक है, तो वो 1 कैप्सूल आता है, तो 1 कैप्सूल दे सकते हैं आप उसको पर डे, ठीक है। बाकी अगर सिस्टाइटिस है तो सिस्टाइटिस के लिए देखिए नॉर्मली हमें मतलब जैसे अगर आयुर्वेदा की अगर बात करते हैं तो जैसे कि चंद्रप्रभावटी वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत अच्छा मतलब रेस्पॉन्ड आता है तुरंत, जैसे कि नॉर्फ्लॉक्स वगैरह है या फिर निफ्टास नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन वगैरह, मतलब वो क्या करती है यूरिन को स्टेराइल बनाए रखती है। अगर मान लीजिए प्रोस्टेट का या साइज आपका काफी वो बड़ा तो हो, रेगुलरली लेते रहता है उसको तो। लेते रहते हैं रेगुलर। हेलो, यस यस यस, ठीक है। बाकी नाइट्रोफुरेंटाइन एंड ऑल इट टेक्स। हाँ, उनको बाकी अभी दूसरा आयुर्वेदिक जरूरत है तो पूछ रहे थे, जस्ट आयुर्वेदिक में कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो अच्छा है। देखिए आयुर्वेदा में क्या है, आपको सारे सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि यूरेट्रिक कैलकुलाई है, ठीक है, तो प्लस आपने बताया गॉल ब्लैडर में स्टोन है 6 mm का, तो उनको उसके मतलब डाइट चार्ट उसके अकॉर्डिंगली आप बताइए यस, उनको। या प्लस दिया हुआ है ये तो। क्या चीज? नहीं, डाइट चार्ट तो दिया हुआ है। हाँ हाँ। और बाकी जैसे पोस्ट वॉइड अगर यूरिन की बात करते हैं 363 ml की, मतलब काफी ज्यादा है, ठीक है। यस, तो मतलब काफी, या तो कह लीजिए कि वहाँ मतलब जो यूरेट्रिक कैलकुलस है वो कहाँ पर है, मतलब बेसिकली या तो हो सकता है कि उसके ल्यूमेन में यूरेटर में तो नहीं है, यूरेट्रिक कैलकुलस लिखा हुआ है जैसे आपने, या 1 मिनट। इट इज या तो ओनली। अल्ट्रासाउंड प्रॉपर मेरे को एक बार भेज दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से और गाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ सर, ओके ओके। दूसरा मैं इसमें बता देता हूँ एक बार आपको कि जैसे यूरेट्रिक कैलकुलस है, तो यूरेट्रिक कैलकुलस की वजह से इट मीन्स कि जो स्टोन है एक यूरेटर में फंसा हुआ है, उसकी वजह से भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है। और Okay. आपने इसमें लिखा है पोस्ट वॉइड 363 ml, तो उनका ना एक बार आप पीएसए लेवल भी चेक करवाइए। पीएसए लेवल बेसिकली क्या होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक Prostate का, एंटीजन। yes हाँ, yes. तो उससे क्या है कि कई बार क्या होता है कि अब 56 ईयर्स की जैसे एज है, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज कई बार क्या है प्रोस्टेट का साइज बढ़ता रहता है, हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक बार उनका पीएसए लेवल जैसे चेक कराएंगे तो Okay. उससे हम डायग्नोस मतलब हम करेंगे कि कहीं पेशेंट को ऐसा तो नहीं कोई सीए टाइप ऑफ सिम्टम्स हो, ठीक है। Okay. तो उनका एक बार पीएसए लेवल भी चेक कराइए, यूरिन आरएम वगैरह कराइए, ठीक है। Okay. हाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। Okay डॉक्टर। बाकी अगर वैसे मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो हिमालय का वो जो मैंने बताया हिम्प्लेजिया वगैरह वो आप ले, हाँ ठीक है। ओके ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। बाकी गॉल ब्लैडर स्टोन का मैंने आपको ट्रीटमेंट बता ही दिया था, यस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन डॉक्टर श्रेय का आता है, कैन वी गिव पुनर्नवा इन स्टार्टिंग? यस ऑफ कोर्स वी कैन गिव, बट कोशिश करिए कि इन माइल्ड डोज स्टार्ट करिए, ठीक है। अब आता है डॉक्टर वंदना का क्वेश्चन आ रहा है, एल्कलाइजर लाइक एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हैं? यस बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या है यूटीआई वगैरह में लोग यूज करते हैं, या फिर कई स्टोन वाले केसेस में भी बहुत सारे यूज करते हैं। कई बार किडनी स्टोन में लोग एप्पल साइडर विनेगर यूज करते हैं, ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। अब बात आती है डॉक्टर एकता गुप्ता का क्वेश्चन है, व्हाट ब्लड थिनर इन आयुर्वेदा कैन बी यूज? देखिए ब्लड थिनर अगर आयुर्वेदा में बात करते हैं तो ऐसा कोई मतलब एक परफेक्ट ब्लड थिनर तो कोई नहीं है। हमें क्या करना है कि ब्लड मतलब पतला रहे उसके लिए जैसे कि रसोन आदि बटी, ठीक है। या फिर नॉर्मली हमें क्या करना है कि अगर एलोपैथी की अगर बात करते हैं तो एलोपैथी में जैसे कि इकोस्प्रिन वगैरह आती है, ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सर सीकेडी में कुचला का कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है? हाँ डॉक्टर जसवीर, मैंने अभी आपको बताया था, कुचला वाला मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। तो कुचला हम बेसिकली देखिए किसी भी मतलब मेडिसिन जैसे अगर बात करते हैं भल्लातक है या कुचला है, तो ऐसी मेडिसिन को हम लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किडनी पे और लिवर पे, किडनी और लिवर पे काफी ज्यादा मतलब अपना गलत प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो इनको माइल्ड डोज में ही यूज करना है, ठीक है। एनी मेडिकेशन फॉर जीबी स्टोन, ये हो चुका है। एल्कलाइजर फॉर डिटॉक्स, हाउ मच टाइम टू बी टेकन? डॉक्टर जसवीर का क्वेश्चन है कि एल्कलाइजर फॉर डिटॉक्स हाउ मच टाइम टू बी टेकन? देखिए एल्कलाइजर फॉर डिटॉक्स अगर बात करते हैं तो जैसे कि आप मतलब सिंगल डोज आप ले सकते हैं फॉर 7 डेज, फिर आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सर क्या एप्पल साइडर विनेगर से पोटेशियम नहीं बढ़ेगा? देखिए इनिशियल अगर फेज में अगर बात करते हैं
तो पोटेशियम डेफिनेटली बढ़ता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि हम एप्पल भी ज्यादा खाने को पेशेंट को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पोटेशियम को मेजर मतलब कराते रहना है कि नॉर्मली 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए पोटेशियम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें यूज करना है, ठीक है। नॉर्मली 3 to 5 ml, और वो भी लगभग 2 गुने पानी में हमें मिला के मतलब विनेगर यूज करना है, ठीक है। अब वाट मैनेजमेंट अप्रोच व्हेन यूरिनरी स्टोन विद हाइड्रोनेफ्रोसिस। देखिए डॉक्टर रविकांत जी का ये क्वेश्चन आया है, वाट मैनेजमेंट अप्रोच व्हेन यूरिनरी स्टोन विद हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। देखिए सबसे पहले डिपेंड करता है कि डॉक्टर साहब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है, प्लस दूसरा यूरिनरी स्टोन है जो हमारा उसका साइज कितना है, ठीक है। तो अगर यूरिनरी स्टोन है पेशेंट को, ठीक है, और उसका साइज अगर ज्यादा है तो, और उस टाइम पे हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो रही है, और अगर हम बाहर से पेशेंट को आयुर्वेदिक ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि लगातार पेशेंट को मतलब हम फोर्सफुल कर रहे हैं यूरिनेशन कराने के लिए, तो उस टाइम पे देखिए किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि किडनी का जो मतलब जो यूरिनरी स्टोन है उसका साइज कितना है, प्लस उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कितनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टोन एट द ओपनिंग अगर है, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस माइल्ड है उस टाइम पे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और अगर सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, किडनी साइज बहुत बढ़ गया है, या फिर मतलब एक तरह से किडनी बल्की हो गई है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे हमें कोशिश करना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो जितनी भी डायरेटिक है उनको अवॉइड करना है, वो सारी चीजें नहीं लेनी है, ठीक है। इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि हजरल यहूद भस्म यूज कर सकते हैं, त्रिविक्रम रस यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और एमएल फार्मास्यूटिकल्स की एक मतलब प्रिपरेशन कॉम्बिनेशन आ रही है तो वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डॉक्टर श्रेय का क्वेश्चन है, सर्पगंधा बटी कौन सी कंपनी की अच्छी है। देखिए किसी भी कंपनी की आप सर्पगंधा बटी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि किस कंपनी की बेस्ट है। देखिए कंपनी की हर एक कंपनी मतलब एक अच्छी ही बनाती है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी की आप यूज कर सकते हैं सर्पगंधा बटी, ठीक है। क्या किडनी सिस्ट की वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है? यस डेफिनेटली हो सकता है। डॉक्टर श्रेय का एक और क्वेश्चन है, किडनी सिस्ट की वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है? यस हो सकता है। मैंने आपको जब मैं किडनी सिस्ट के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि किडनी सिस्ट बेसिकली सिंपल होती है, कॉर्टिकल होती है। तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि अगर किडनी सिस्ट है पेशेंट में और उनका साइज लगातार बढ़ता जा रहा है तो वो क्या करती है, एसोसिएटेड जो नेफ्रॉन्स है या फिर जो एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको दबाने लगती हैं। उससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी वेन्स हैं वहां पे, तो वो दबने लगती हैं। उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, कहीं ना कहीं किडनी डिस्फंक्शन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। डॉक्टर इंदिरा हैज रेज हैंड। डॉक्टर इंदिरा प्लीज। डॉक्टर साहब एक बताइए कि वो एल्कलाइजर में एज ए सज्जी छार एंड नींबू पानी वी कैन यूज फॉर एल्कलाइजर। यस यू कैन यूज एल्कलाइजर एज ए सज्जी छार, सोडा बाइकार्ब नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। या फिर देखिए मतलब बहुत सारे एल्कलाइजर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो नॉर्मली आप मतलब जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था तो एप्पल साइडर विनेगर भी यूज कर सकते हैं, हाँ, या नींबू जी पानी जी भी, जी। या उसमें सोडा डाल के भी ले सकते हैं। और नींबू पानी? हाँ नींबू पानी यूज कर सकते हैं आप। ओके ओके, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन आया, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोटीन शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है, देखिए ये डिपेंड करता है कि हमारा जो पेशेंट है वो मतलब किस टाइप का पेशेंट है। किडनी पेशेंट है तो उसमें कितना देना है वो अकॉर्डिंग टू इट्स वेट होगा, ठीक है। तो मतलब उसका एक चार्ट होता है प्रॉपर, ठीक है। तो वो डॉक्टर जसवीर कौर का क्वेश्चन है, तो वो आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं आपको ना मतलब व्हाट्सएप कर दूंगा वो जो चार्ट है, ठीक है। और डॉक्टर श्याम का क्वेश्चन है, एकेडी में सर इनिशियल ट्रीटमेंट। देखिए डॉक्टर साहब एकेडी में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एकेडी में क्या रहता है कि सबसे पहले कि डायग्नोसिस मतलब कि एक्चुअल में एकेडी क्यों हुआ है, किसी स्टोन की वजह से तो एकेडी नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एकेडी में ये देखना है कि भाई एकेडी का कॉज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट प्लान होगा। अगर मान लीजिए कोई स्टोन है एकेडी
मतलब स्टोन की वजह से एकेडी डेवलप हो रहा है, तो अगर आप स्टोन रिमूवल करा देते हैं तो ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, उसमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डॉक्टर जसवीर का क्वेश्चन है, नींबू पानी एसिडिक नहीं हो जाएगा? यस डेफिनेटली, नींबू इज एसिडिक इन नेचर, बट मैंने साथ में डॉक्टर साहब ये भी बताया कि उसमें सोडा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक एज अ एल्कलाइजर काम करेगा। ठीक है, और बताइए कोई क्वेश्चन? किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर एक क्वेश्चन है, हाँ क्या किडनी सिस्ट की वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है? हाँ हाँ, मैंने ये बता दिया। ओके ओके, मुझे फिर क्लियर, वॉइस नहीं नहीं, क्लियर मैं नहीं आ पाया। दोबारा आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। देखिए बेसिकली किडनी सिस्ट जो होती है बेसिकली दो तरह से होती है, सिंपल सिस्ट और कॉर्टिकल सिस्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि सिंपल सिस्ट जो होती है पेशेंट में काफी लॉन्ग टाइम तक पड़ी रहती है, प्लस दूसरा है ये हेरिडिटी भी होती है। ठीक है, मतलब कि हो सकता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये कई बार ऐसे चलती हैं। तो कई बार किडनी फेलियर जो सिस्ट की वजह से डायग्नोज होता है कि ये तो हमारे मतलब बाबा को भी था या परबाबा को भी था, उनको मतलब, तो डॉक्टर्स पूछते हैं कि सिस्ट की प्रॉब्लम आपकी पहली पीढ़ी में भी रही थी या नहीं रही थी। ठीक है, तो ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा कि जो सिस्ट होती है वो डिपेंड करता है उनके साइज के ऊपर। ठीक है, अगर साइज पेशेंट मतलब किडनी में सिस्ट का बड़ा है, ठीक है, अगर बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जैसे पीसीकेडी की अगर बात करते हैं, तो उसमें अगर जो किडनी में सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट है, तो अगर उनसे उसका जो किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है, या फिर मान लीजिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वो सिस्ट कॉज कर रही है, तो उससे क्या है ब्लड फ्लो वगैरह रुक जाता है। दूसरा क्या होता है कि नेफ्रॉन्स कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होने लगते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि वो एक प्रॉपर एक मतलब जो स्पेस होता है किडनी का, उसमें वो सिस्ट आके मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि वो कहीं ना कहीं यूराक्रेटिन हमारा पेशेंट का बढ़ने लगता है। कई बार क्या होता है एसिम्टोमेटिक रहता है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं सिस्ट वाले पेशेंट में, और अच्छी जिंदगी उसकी चलती रहती है। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन? यस सर, ये पूछा गया है कि किडनी सिस्ट में क्या ट्रीटमेंट दें? हाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर शिवे का ये। ठीक है, तो किडनी सिस्ट में क्या ट्रीटमेंट है? देखिए जो बेसिकली जो सिस्ट का कोई भी ट्रीटमेंट अगर बात करते हैं, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, उनका लेखन करना होता है। अगर बात करें कंप्लीट क्योर की, तो किडनी सिस्ट का ऐसा कंप्लीट क्योर मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ, किडनी का सिस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकता है, प्लस दूसरा कई बार मतलब जैसे कि आप कांचनर गुग्गुल वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर पेशेंट ओवेस है तो उसमें लेखन औषधियां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पेशेंट का सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट रहेगा, ऐसा कोई मतलब ड्रग नहीं है पर्टिकुलर जो मैं आपको बता पाऊं कि किडनी सिस्ट के लिए बेसिकली ये ट्रीटमेंट आपको यूज करना है। प्लस दूसरा अगर एलोपैथी की अगर बात करते हैं, तो एलोपैथी में मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब 2 एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं हम लोग, बट वो सिर्फ और सिर्फ मतलब सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, उससे सिस्ट खत्म नहीं होती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? रंजीत जी और कोई क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? आई थिंक सर अब कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अभी सबकी वीडियो ऑन कर दीजिए एक बार, क्योंकि आज लास्ट सेशन है, एक बार सबसे बात तो कर ही लेते हैं। ओके ओके, श्योर सर। ठीक है, मैंने सबका वीडियो एंड ऑडियो अपनी तरफ से अनम्यूट कर दिया है, और आप लोग जो भी इंटरेक्शन डायरेक्ट सर से करना चाहते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और भी कोई चीज हो तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है शायद। ये सर डॉक्टर धनंजय जी। जी सर बताइए, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आप पहले अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट भी कर रखा है। डॉक्टर धनंजय आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है।
इनका थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर एकता गुप्ता है हमारे साथ, जी बताइए डॉक्टर साहब। आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मैम प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। Yes, yes, sir. Sir, session was very good ओके, with full थैंक यू, information. Yes, थैंक यू सो मच। sir. Thank you so much, sir. वेलकम मैम, वेलकम। और कोई है रंजीत जी? नहीं सर, अभी हमारे पास तो कोई। ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं, आज ये लास्ट सेशन था। जी बस पहले तो थैंक यू सो मच कि वेलकम, थैंक जी आप यहाँ पे हमारे साथ निरोगी स्ट्रीट में जुड़े, और हमारा लगातार प्रयास यही रहेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने, जैसे आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं कि जो हमें भी नहीं पता थी, जो लोग बहुत सारे दिनों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो अपना लोग क्लिनिक चला रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं पता चलती क्योंकि हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं हैं और हम जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें ऐसे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो उस टाइम पे मॉडर्न हॉस्पिटल में कोई पेशेंट पूछ देता था कि सर ये खा लें, ये पी लें, तो हमें जो चीजें पता थी वो तो हम बता देते थे। कई बार वो चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती थी क्योंकि वो चीज नहीं पता थी हमें, तो हम उस टाइम पे पेशेंट को जवाब तो देना था, तो फिर बाद में कहीं सर से पूछ के या किसी से पूछ के, और कई बार तो उनको भी पता नहीं होता था कि क्या चीज देनी, क्या चीज नहीं देनी है। तो कहीं ना कहीं एक अगर जो आपको डीप नॉलेज है तो उसका फायदा तो होता ही होता है हमारी प्रैक्टिस में। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग यही करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से फिर से इसके सीकेडी के लिए और भी हमारे जो टॉपिक्स हैं उनके लिए भी एक और लंबा सेशन, और जिसमें हम लोग प्रॉपर एक कोर्स करवा सकें कि और ज्यादा नॉलेज, जो चीजें हमारी छूट गई हैं वो भी मिले, और जिन लोगों को चांस नहीं मिल पाया तो इस तरह से रेगुलर बैचेस चलते रहे। और इसके लिए सर हम लोग बहुत जल्दी पोस्ट दीपावली आपसे मिलने के लिए आएंगे हॉस्पिटल में, तो प्लीज आपके पास टाइम है तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा डेट एंड टाइम। बिल्कुल, हमारी तरफ से निरोग स्ट्रीट की तरफ से मैं सारे डॉक्टर्स को कॉन्ग्रेचुलेट्स करता हूं, क्योंकि उन्होंने सब, जिन लोगों ने स्पेशली कोर्स कंप्लीट किया और स्पेशली जिन लोगों को डाउट थे तो वो लोग आज आए हैं। देखिए सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम निरोग स्ट्रीट को देना चाहेंगे कि जो उन लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। देखिए आपके पास भी टाइम है और मान लीजिए कि मेरे पास भी टाइम है, बट अभी तक क्या था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिस पे हम सब लोग मतलब एक तरफ से जुड़ पाए और एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थैंक्स बहुत बड़ा वाला थैंक्स टू निरोग स्ट्रीट कि जिससे हम सब लोग यहाँ कनेक्ट हो पाए और आप सब लोगों से मुलाकात हो पाई और एक दूसरे को अपने जो मतलब थॉट्स थे हम लोगों ने एक दूसरे से साझा किए। ठीक है, जो मेरी नॉलेज थी मैंने अपने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट टू निरोग स्ट्रीट एंड ऑल द डॉक्टर्स जिन लोगों ने इतने ध्यान से इसको सुनना। 5 मतलब सेशन लोगों ने अटेंड किए और काफी पेशेंस रखा मतलब इस सेशन को सुनने के लिए। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच सर।